नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर एट चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक कविता संग्रह की जिसका नाम है मस्तिष्क तिरंगे। कवि विजय नारायण सिद्धार। किताब के कुल पन्ने हैं 76 और इसकी कीमत है 140। तो इस किताब को आप किंडल पे भी खरीद सकते हो और पेपर बैक रूम में भी प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों के लिंक ही आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाकर उसे क्लिक करके किताब को खरीद सकते हो। तो किताब की समीक्षा शुरू करते हैं। कविता एक ऐसी विधा है जिसमें आप अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि एक उपन्यास में आप ज़्यादा विषयों को एक किताब में नहीं रख सकते, या एक कहानी संग्रह के माध्यम से भी सीमित मुद्दों की बात कर सकते हो। लेकिन जब बात कविता संग्रह की आती है तो आपके पास बड़ा मौका होता है कई मुद्दों को एक किताब के रूप में पाठकों तक देना। इसी चीज़ का इस्तेमाल कवि विजय ने किया है। 76 पन्नों में भारत के हॉट मुद्दों पे बेबाकी से कविता और व्यंग पेश किया है। ये किताब एक पैकेज है जिसमें सब कुछ है। किताब में 60 से ज़्यादा कविताएं और व्यंग्य हैं जिसमें कवि ने उतने ही मुद्दों पे बात की है। पढ़ के ऐसा लगता है कि ये कवि की स्टेटमेंट है जिसके आगे बोलने की ज़रूरत नहीं। जब इस किताब की समीक्षा तैयार कर रहा था, लिख रहा था, तो मुझे बहुत दिक्कत आई कि कौन सी कविता इसमें ऐड करूं, कौन सी छोड़ूं, क्योंकि एक से एक बढ़कर कविता है। तो उनमें से कुछ नमूने आपके सामने मैं पेश करता हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि विजय की लेखनी कैसी है। तो आओ शुरू करते हैं। पहला व्यंग्य है सरकारी दामाद। सस्ती हो जा महंगी तरकारी चाहिए, विवाह हेतु दामाद सरकारी चाहिए। जीवन भर साथ दे वो हम राही चाहिए, विवाह हेतु दामाद सरकारी चाहिए। सरकारी धुलों की सेल लगी है, दहेज में डिस्काउंट की खेल लगी है। काले गोरे गेहूं की मेल लगी है, जाति धर्म गोत्र की भी मेल चाहिए। उत्पाद भी इनको संस्कारी चाहिए, विवाह हेतु दामाद सरकारी चाहिए। तो ये आज की स्थिति है जिससे युवा पीढ़ी, खास तौर पे जो मर्द हैं वो प्रभावित हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अच्छी शादी करनी है तो हमारी सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो इसके रिलेटेड ही ये व्यंग्य है। अगली कविता है बाल विवाह। इतनी जल्दी क्या पड़ी है बापू मेरे व्याणी की, अभी तो मैं बस कली हुई हूँ तेरे बाग बगीचे की। चाहत है मेरी भी और आगे पढ़ने लिखने की, अभी तो मैं बस कली हुई हूँ तेरे बाग बगीचे की। सागर जैसी मेरी हंसी का, सागर जैसी मेरी हंसी क्या तुझको नहीं बाती है। इतनी जल्दी मेरी शादी की कर ली तैयारी है। क्या बोझ लगती हूँ तुझको या कैसी मजबूरी है। करना है मुझे काम बड़ा, लक्ष्य अभी मेरी दूरी है। मैंने तो अभी सपने देखे हैं, मैंने तो अभी सपने देखे हैं आसमान में उड़ने के। इतनी जल्दी क्या पड़ी है बापू मेरे ब्याणे की, बापू मेरे ब्याणे की। अगली कविता है दहेज। जो ये सामाजिक एक मुद्दा है, अभी भी चरम सीमा पे है। चाहे लोग कितने ही एजुकेटेड हो गए हैं बट फिर भी दहेज चलता ही आ रहा है। तो क्यों चला, कैसे चला, इस कविता में विजय ने अच्छा बताया है। जग निरंतर परिवर्तनीय है, कल जो उपहार था आज दहेज बनकर उभरा है। कल पिता सहर्ष देता था अपने फूल के खुशी के लिए, आज कांटा बनकर चुभ रहा है। निज प्रलोभन की पराकाष्ठा आज नीले नभ को छू रहा है। किसने किया था आरंभ, क्यों किया था आरंभ, वो खत्म क्यों नहीं कर रहा है। एक पिता के बेबस अश्रुधारा, माँ के आभूषण, पिता के जमीन बिक जाने का रिवाज वो खत्म क्यों नहीं कर रहा। पिता के पगड़ी की उछाल,
पिता के सवैध अर्थों की भूख। सुनो, तुम नए पीढ़ी के युवा हो। सुनो, तुम नए पीढ़ी के युवा हो। तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी। लड़की के पिता को ससुर नहीं, पिता का दर्जा देना होगा। उनके आंखों की समीकरण को बिन कहे ही समझना होगा। लड़की स्वयं में संपूर्ण लक्ष्मी है। ये बात समाज को बतानी होगी। हाँ, तुम नए पीढ़ी के युवा हो, तुम्हें ही बदलाव की शुरुआत करनी होगी। तो कविता में लास्ट में एक संदेश भी दिया है कि इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगली कविता है स्त्री। तो कोई भी कविता की किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें ये कविता ना हो। सब कवियों ने, सब कवित्रियों ने अलग अलग तरीके से पेश किया है। तो विजय कहते हैं, जीवन की डगर को जो स्वर्ग सा बना जाती है, कभी माँ कभी बहन, कई रिश्ते निभा जाती है। हर परिस्थिति में रिश्ते की अहमियत जानती है, वो स्त्री है। बेकार को कलाकार बनाना जानती है, वो स्त्री है। बेकार को कलाकार बनाना जानती है। तो इस कविता को मैं उस तरीके से भी देखता हूँ कि अगर आपने वो कहानी सुनी होगी अल्वा एडिसन की, तो उसको जब वो स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल वालों ने एक चिट्ठी लिख दी जो उसने अपनी माँ को पकड़ाई। तो माँ जब स्कूल गई तो उन्होंने बताया उनको। फिर वो घर आ गई तो बच्चे ने पूछा कि माँ, वो मुझे उन्होंने क्यों हटा दिया स्कूल से। तो माँ बताती है कि बेटा, उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि आपका बच्चा जीनियस है, हम उसे पढ़ा नहीं सकते, हम उतने काबिल नहीं हैं। चलो जी, उसके बाद वो चलता रहा। तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब उनकी माँ की मृत्यु होगी तो उसके बाद एडिसन को वो चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पागल है, इसको हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते। तो जो स्त्री कविता की ये लाइन है वो बिल्कुल उसके साथ मैच करती है। वो स्त्री है, बेकार को कलाकार बनाना जानती है। तो एडिसन को माँ ने कलाकार बना दिया। तो वैसे भी एक पंजाबी सिंगर हैं गुरदास मान, तो उनका गाना है कि माँ की हल्ला शेरी शेर बना देती। तो बच्चों को माँ की जो हल्ला शेरी होती है वो शेर बना देती है। अगली कविता है वृद्ध आश्रम, जो कि ये टॉपिक है आजकल बहुत चल रहा है। बट अगर यूरोप की बात करें वहाँ पे तो वो चरम सीमा को भी लांघ चुका है। अब हमारे देश में भी वो ऐसे चीज़ें बन गई हैं कि आश्रम अब शहरों में आम हो गए हैं। तो वहाँ पे उनकी फैसिलिटी भी ज़्यादा दी जाने लगी है कि आप जितने पैसे भरोगे उतनी फैसिलिटी आपके बुजुर्गों को मिलेगी। तो धीरे धीरे ऐसी अवस्था बन गई है कि बुजुर्ग आप ही जाना लग गए हैं क्योंकि बच्चे उनको प्रॉपर संभालते नहीं। तो इसको जो विजय ने लिखा है, अब बट वृक्ष की डालियां टूट रहे हैं एक एक करके, चाचा चाची भाई बहन छूट रहे हैं एक एक करके, दादा दादी परियों की कहानियां खत्म होते जा रहे हैं। देखो, बट वृक्ष का मूल जड़ ही वृद्धा आश्रम जा रहे हैं। आज तो तुमको भा रही है एकांत परिवार की खुशियां। याद करो, तुमको भी किसी ने बनाई थी अपनी दुनिया। आंखों में गहरा समुद्र लिए वो खुशियां भी जा रहे हैं। देखो, बट वृक्ष का मूल जड़ ही वृद्धा आश्रम जा रहे हैं। तुम्हारे लिए वो क्या क्या पीड़ा सहे होंगे अपनों के। तुम्हारे जन्म से ही उनके उम्मीदें जुड़े थे सपनों के। वो उम्मीदों, वो सपने धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। देखो, वट वृक्ष का मूल जड़ ही वृद्धा आश्रम जा रहे हैं। तो इस कविता के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि आप सभी ही समझदार हो। तो कोशिश करो। ज़रूरी है कि ये नहीं मैं कहता कि आजकल जॉइंट फैमिली चल सकती है, बट जो आप न्यूक्लियर फैमिली मानते हो उसकी जो परिभाषा है वो ये है कि पति पत्नी और कुंवारे बच्चे। बट मुझे लगता है कि वो परिभाषा गलत है। न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी, एक बच्चा, माता पिता ये आने चाहिए।
तो उसकी परिभाषा ही अगर हम गलत देंगे तो हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे देंगे। चलो अब कुछ बात प्यार की हो जाए। तो अगली कविता है प्यार में पड़ा प्रेमी। प्यार में पड़ा प्रेमी लिख लेता है शायरी गज़ल कविताएं। वो लिख लेता है थोड़ी थोड़ी कोरे पन्नों पर दिल की बात, और देता है आराम अपने चंचल मन को। जैसे कोई नौसिखिया वाहन चालक चला लेता है थोड़ी थोड़ी वाहन की स्टीयरिंग पकड़। वो सुना देता है कविताएं शायरी गज़ल प्रेमिका को, और करता है पूरा प्रयत्न अपनी ओर आकर्षित करने का। वो कर लेता है इंतजाम अटूट प्रेम में बांधने का, जैसे बांधा जाता है पीपल के पेड़ पर कोई धागा जन्म जन्मांतर के साथ के लिए, और मांगी जाती है अंतर मन से दिल की मुराद। असीमत प्रेम में डूबा प्रेमी कभी कभी बन जाता है कवि या शायर, और बेबाक सुनाता है अपनी दर्दों की कहानी। समाज के वाह वाह करने वाले पत्थर दिलों को वो सुना देता है भीड़ को, जो कभी प्रेमिका से कह नहीं पाया था। दशरथ मांझी के मन में भी आया रहा होगा कोई प्यारा सा विचार गज़ल या कविताएं। दशरथ मांझी के मन में भी आया रहा होगा कोई प्यारा सा विचार गज़ल या कविताएं, जब उसने देखा था फाल्गुनी देवी को पहली बार। अवसर रहा होगा उसके पास भी प्रेम में कवि या शायर बन जाने का, रहा होगा उसके गरीबी में भी सारी खुशी उसे बांटने का। परंतु उसने गर्भ से चुना होगा प्रेमियों के हत्यारे को सजा देने का, पहाड़ के घमंड को चूर चूर करने का। उसने चुना एक नया इतिहास बनाने को, उसने चुना पूरा जीवन संघर्ष को, उसने चुना भविष्य को एक मंजिल दिखाने को। तो वाह क्या कविता है, इसमें प्रेम भी है, और प्रेम के बाद ये नहीं है कि आप सिर्फ शायरी करते रहो। दशरथ मांझी की तरह आपने फिल्म भी देखी होगी कि कैसे उन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। तो जो लास्ट में संदेश दिया है, इसके लिए मैं कवि की दाद देता हूँ। अगली कविता है महंगाई डायन। हिंदुस्तान में मायूसी छाई है, महंगाई डायन फिर आई है। हर गृहस्थ दैनिक जीवन में फिर कटौती लाई है। हो रही है माथापच्ची गांधी जी के आंकड़े बचाने में। अब गांधी जी भी बंट गए हैं कितने हिस्सेदारों में। उच्च वर्ग को फर्क नहीं पड़ता चाहे डायन हो पड़ोस में। मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय दोनों आ जाते हैं होश में। जमाखोरी को मध्यम वर्गीय देते हैं बढ़ावा। एक ही बार में रख लेता है राशन महीनों भर का जोश में। तो ये लाइन गहरा अर्थ लिए हुए है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना कि प्याज के जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं, तो उनका कारण यही है कि जब हम जो स्टोर करके रख लेते हैं राशन, तो उसके कारण ये महंगाई बढ़ जाती है। आगे कवि कहता है, रहे कैद कितने गरीबी के चार दीवारी में, जाने कितनी सरकारें बदल दी महंगाई की महामारी ने। तो जैसे आपको पता है कि कांग्रेस जब बदली थी तो उसका कारण कि प्याज ही था। मेहनत चाहे जितना कर लो उस पर जे भारी है, इसका काटा अन्न को तरसे ऐसा एक शिकारी है। डायन है मरेगी नहीं डॉक्टर के अंग्रेजी दवाई से, डायन मरेगी देश के प्रति व्यक्ति के कमाई से। इसके लिए मिलकर सबको करना होगा प्रयास, या फिर उत्पादन बढ़ा दो पूर्ति की बड़ी ही सफाई से। तो कवि जो लास्ट में जब कविता का अंत करता है तो उसमें वो जो रिजल्ट भी दे जाता है, संदेश दे जाता है कि कैसे उसका हमें सल्यूशन है। तो वो सल्यूशन जो देता है तो लेखक विजय की तारीफ करनी चाहिए। अगली कविता है माँ। तो माँ भी हर एक कविता संग्रह की किताब में शामिल होती है। यूं तो जिंदगी का सफ़र कोरे कागज़ जैसा है, फिर भी जाने क्यों लाखों अरमान लिखता हूँ। अनिश्चितताओं से भरी है जीवन का प्रत्येक क्षण, हर लम्हे को जोड़कर एक ईमान लिखता हूँ। कहानी के आखिरी पन्नों में
चाहे जहान लिख दूं, पर जीवन में पहली पंक्ति में माँ लिखता हूँ, पर जीवन के पहली पंक्ति में माँ लिखता हूँ। अगली कविता हास्य व्यंग्य है। पृथ्वी गोल है। विज्ञान के गुरुजी ने मुझसे पूछा, बताओ पृथ्वी गोल क्यों है। मैंने कहा, गुरुजी आप बताइए गोल क्या नहीं है। भूखे की रोटी का आकार गोल है, गांधी जी के तीनों बंदर गोल हैं, रूढ़िवादी समाज का सुधार गोल है, हिंदुस्तान का विकास गोल है। गुरुजी आप बताइए गोल क्या नहीं है। संसद भवन का आकार गोल है, वहाँ बैठने वाले नेता गोल मटोल हैं, संविधान चलाने वाला सिस्टम गोल है। गुरुजी आप बताइए गोल क्या नहीं है। इंटरनेट सर्विस का जाल गोल है, रिश्तों का माया जाल गोल है, भर्ती परीक्षाओं का सवाल गोल है, इसे जांचने वाले संस्था गोल है, बेरोजगारों का हाल गोल है। गुरुजी आपका सवाल गोल है, नेताओं का जवाब गोल है, शायद इसलिए पृथ्वी गोल है। अगली कविता में भी एक व्यंग है। जनसंख्या विस्फोट। 17 वर्ष में ब्याह रचा ली, परिवार की क्रिकेट टीम बना ली, इन्हें समस्याएं नहीं दिखता है, इन्हें समस्याएं नहीं दिखता है, चुनौतियों का अंपायर बना ली। जनसंख्या का बोझ बढ़ेगा, परिवार हिस्सों में बटेगा। जो अगली दो लाइनें हैं इसमें गहरा अर्थ है। स्वयं सारा कर्म करके, स्वयं सारा कर्म करके महादेव का फल रटेगा, कि ये तो भगवान का फल है। निकल बाहर सामाजिक बुराइयों से, देखो नया दस्तक देने आया है। स्त्री उत्पादन की कोई मशीन नहीं, यहाँ तू उत्पादन बढ़ाने आया है। तो क्योंकि इल्ज़ाम है जो स्त्री पे लगते हैं हमेशा, कौन क्या कहेगा इसकी छोड़, तू पृथ्वी पर क्या करने आया है। जिस भारत माँ ने तुझे जन्म दिया है, क्या इस मिट्टी के बोझ का अंशी बनने आया है। तो ऐसे लोग बोझ होते हैं धरती पे। अगली कविता एक हास्य व्यंग्य है। शराबी। दो पैरों से नभ पर उड़ना सीखो कोई शराबी से, दो चार पैग रोज मारो और जियो जीवन नवाबी से। जीवन जीने का इनका तरीका बड़ा ही खास होता है, शराब में कोई बात नहीं, शराबी का इतिहास होता है। प्रथम पैग में प्रथम चैप्टर खुलता है श्रृंगार रस का, वियोग में तड़प रहा हो चाहे ना हो इसके बस का। दूजा पैग जो अंदर जाए वीर रस प्रकट हो जाए, मार काट के बातें करता चाहे जबरन समझाए। तीसरा पैग जो उदर में जाए वात्सल्य रस आ जाए, माता पिता का महत्व तब जाकर समझ में आ जाए। जीवन जीने का इनका तरीका बड़ा ही खास होता है, शराब में कोई बात नहीं, शराबी का इतिहास होता है। चौथा पैग चढ़ते ही मस्तिष्क लंबी सैर को जाए, तीनों रस का मिश्रण होए, जो सुने वो समझ ना पाए। यदि चढ़ जाए पांचवा पैग तो नीचे से वर्षा हो जाए, इनके इतिहास में वर्षा जल गंगा समान कहलाए। दारू चाहे कितनी भी पी ले, इनकी छुपी जज्बात होता है, जीवन जीने का इनका तरीका बड़ा ही खास होता है। शराब में कोई बात नहीं, शराबी का इतिहास होता है। अगली कविता सामाजिक मुद्दा है। बाल विवाह। खेलने कूदने की उम्र में ससुराल जा रही है, देखो एक मस्त कच्ची कली मुरझाने जा रही है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर चूल्हा चौकी करने जा रही है, माता पिता भाई बहन का साथ छोड़े जा रही है। खुली हवा का सांस छोड़ कर्तव्य में दबने जा रही है, अधपका जौवन लिए गृहस्थ जीवन जीने जा रही है। जाने अनजाने कितने रिश्तों में बंधने जा रही है, बचपन को छोड़ जीवन का ख्वाब बुनने जा रही है। उड़ती थी जो स्वतंत्र होकर खुले आसमान में, देखो मजबूरी कैसे उसके पर कुतरने जा रही है। डरती है वो पिता से, माता से, कुंठित समाज से, इसलिए चुपचाप वो दर्द को गले लगाने जा रही है।
खेलने कूदने की उम्र में ससुराल जा रही है, देखो एक मस्त कच्ची कली मुरझाने जा रही है, देखो एक मस्त कच्ची कली मुरझाने जा रही है। अगली कविता है बाल श्रम। नन्हे हाथों ने परतंत्र की जंजीर पकड़ ली, जिन हाथों में कलम होने थे वो बोझा भार पकड़ ली। गरीबी के हिस्से बाल श्रम रफ्तार पकड़ ली, जिन नैनों में सपने होने थे वो हकीकत की सार पकड़ ली। ये मेरे देश के भविष्य जाने क्या सरोकार पकड़ ली, अपना भविष्य धूमिल कर सड़कों पर अखबार पकड़ ली। जिन हाथों में कलम होने थे वो बोझा भार पकड़ ली। अगली कविता है ये दिल जरा हद में रह। ये दिल जरा हद में रह, तूने अभी इश्क की तबाही नहीं देखी। क्यों धड़कता है इतना, क्यों धड़कता है इतना, तूने अभी नियति की स्याही नहीं देखी। मैं तो स्वच्छंद परिंदा हूँ, उड़ जाऊँगा, मेरी कोई परवाह नहीं, परंतु मैंने आज तक दिल के पंख नहीं देखी। ये दिल जरा हद में रह। तूने कभी सच्चा इश्क महसूस की नहीं, यूं किसी के जिस्म में उतरना तो इश्क नहीं। आँखों की खामोशी तो पढ़ लो, यूं किसी से नैन लड़ाना तो इश्क नहीं। सागर की गहराई में उतरना चाहते हो, यूं सागर के साहिल को छूना तो इश्क नहीं। ये दिल जरा हद में रहे। तो एक गीत भी याद आ रहा है हिंदी। ए दिल रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो ये कविता पढ़कर मुझे वो गीत याद आ गया। इस किताब की और इस वीडियो की ये लास्ट कविता है प्लास्टिक प्रदूषण। हर दैनिक आवश्यकता सिमट गया है पॉलीथीन में, लग जाता है समय बहुत इसके रिसाइकल बिन में। लाखों जीव मर रहे हैं प्लास्टिक के प्रदूषण से, जीवन कहीं नहीं मृत्यु छुपा है इसके कण कण में। यदि जलाते हो प्लास्टिक तो होती है वायु प्रदूषित, कर्म फल एक साथ उत्पन्न होता यही दुनिया की रीत। नहीं समय समुद्र मंथन का, नहीं समय समुद्र मंथन का, जो भोले विष पी जाए, नहीं कोई जीव ऐसा जो विष पीकर जीवित रह जाए। पॉलीथीन बंद खाद्य सामग्री का कम से कम करें उपयोग, इसमें कई खतरनाक रसायन होते हैं प्रयोग। इस विषय पर जरूर सोचना, विषय बहुत गंभीर है, तीनों लोक में मरता नहीं जो ये ऐसा रणधीर है। प्लास्टिक के प्रदूषण से उत्पन्न होती नई नई बीमारी, जन जन में जागरूकता फैलाने की है हमारी जवाबदारी। जन जन में जागरूकता फैलाने की है हमारी जवाबदारी। तो इस कविता को आप ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को, इस किताब को। आपने देखा होगा कि कितने मुद्दों पे बात की है, ख़ास तौर पे ये लास्ट अब कविता है तो कितनी अच्छे तरीके से लिखा है, उसके बारे में बताया है। ये एक पूरे उपन्यास है, जैसे बोलते हैं ना कि कविता गागर में सागर भरती है। तो अगर इस टॉपिक पे उपन्यास लिखना हो तो 150 पन्ने 200 पन्नों का लिखा जाएगा, बट इस कवि ने एक पेज पे ही ये सारा कुछ बोल दिया कि पॉलीथीन के क्या इफ़ेक्ट हैं, हम कैसे इसको काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि कवि कितने सरल तरीके से चंद शब्दों में बड़ी बात कर जाता है। इसके अलावा कवि ने वृद्ध आश्रम, बहरी सत्ता, महंगाई, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, शराब, पर्यावरण, इंटरनेट, भ्रष्टाचार, समलैंगिकता, किसान, संस्कृति, प्रदूषण, सभी मुद्दों पे बात की है। कुछ का मैंने आपको कविता भी सुना दी और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कवि ने इस किताब के जरिए बात की है। मुझे इस किताब की खासियत ये लगी कि कवि ने अपनी नहीं बल्कि समाज की बात की है। अक्सर कविताओं में भाव प्रधान कविता देखते हैं, पर यह कविता विचार प्रधान है। इसमें मुद्दों को उठाया भी गया है और समझाया भी गया है। ये लेखक का पहला प्रयास है। इन विचारों को फैलाने में लेखक की मदद जरूर करें। तो इस किताब का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ में ही आप ये किताब ज़रूर खरीदें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे ज़्यादातर हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश किताबों की समीक्षा की जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो मिलते हैं जल्द ही किसी अगली किताब की समीक्षा के साथ। जिंदगी जिंदाबाद।